Hello students, our next topic is classification of materials on the basis of their behavior in magnetic field. In the previous class, we have done intensity of magnetizing field, magnetic field induction and intensity of magnetization. We have done these three terms in our previous class. Now on the basis of behavior of the materials in magnetic field, we are going to classify them in three different sections. अलग अलग मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हमने उनको तीन अलग अलग कैटेगरीज में स्प्लिट करा है। तो तीन अलग अलग कैटेगरीज कौन सी हैं देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स सेकंड है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और थर्ड है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। नाउ इसके बाद हम इसमें एक छोटी सी चीज और पढ़ेंगे, क्यूरीज लॉ। पर उससे पहले हम डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं या इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे, क्यूरीज लॉ, और फिर एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा हिस्टेरेसिस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसके लिए हिस्टेरेसिस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, छोटा रहेगा। इस वीडियो में मैं हिस्टेरेसिस को इंक्लूड नहीं करूंगा इसलिए क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई मटेरियल्स on the basis of their behavior. First we will classify diamagnetic materials and paramagnetic materials. पहले हम डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में जान लेते हैं, फिर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पर आएंगे, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का ही इनहैंस्ड वर्जन है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का ही मतलब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं अगर उनकी प्रॉपर्टीज को मैग्नीफाई कर दिया जाए तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो है बन जाते हैं। तो पहले हम डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी पर। तो ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये नेगेटिवली ससेप्टेबल होते हैं। नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब है? नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी का ये मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागना चाहेंगे। देखिए, कल मैंने आपको ससेप्टिबिलिटी का मीनिंग समझाया। ससेप्टिबिलिटी का मतलब जिसकी ससेप्टिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा इफेक्ट होगा। जैसे छोटा बच्चा कोल्ड के ज्यादा ससेप्टेबल है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो वो छोटा बच्चा कोल्ड के ज्यादा ससेप्टेबल है, मतलब वो कोल्ड से ज्यादा इफेक्ट होगा। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ये नेगेटिवली ससेप्टेबल होते हैं। नेगेटिवली ससेप्टेबल होने का क्या मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से इनका जो इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन पर जो इफेक्ट होगा वो उल्टा होगा। ठीक है, तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो कैसी होती है? ये होती है नेगेटिव। पैरामैग्नेटिक केस में ये जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी कैसी रहती है? ये पॉजिटिव रहती है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक के केस में ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो पॉजिटिव रहती है। अब जब हम डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करेंगे, जब हम डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इन पर देखिए क्या इफेक्ट होगा। जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई है, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने अगर एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को सस्पेंड करा, तो वो क्या करेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना चाहेगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, मतलब इस पर जो इफेक्ट आएगा वो नेगेटिव है। नेगेटिव इफेक्ट का क्या मतलब है? मान लीजिए ये डायपोल, ये एक मैग्नेटिक डायपोल है। अब ये नॉर्मली क्या होना चाहिए? ये मैग्नेटिक डायपोल खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेना चाहिए, बट डायामैग्नेटिक के केस में क्या होता है? ये मैग्नेटिक डायपोल खुद को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना चाहता है, भागना चाहता है। तो ये अब देखिए, ये मटेरियल ऐसा था मैग्नेटिक फील्ड में,
इसने क्या कर लिया, इसने अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर खुद को अलाइन कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर खुद को अलाइन कर लिया, क्योंकि ये दूर जाना चाहता था मैग्नेटिक फील्ड से, तो परपेंडिकुलरली खुद को मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन कर लिया। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या करते हैं, ये खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। ये जैसे ये नॉर्थ साउथ पोल हो गए और ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसने खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। These materials align themselves in the direction of the magnetic field. They align perpendicular to the direction of magnetic field. कौन से? Diamagnetic materials. ये क्या करते हैं? Perpendicularly align हो जाते हैं। Align themselves. And they align themselves in the direction of magnetic field. Align in direction of magnetic field. Third, अब अगर हमने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल का सॉल्यूशन लेकर उसको एक यू ट्यूब में फिल कर दिया, एक यू ट्यूब में इसको फिल कर दिया, एक यू ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या करा, डायमैग्नेटिक मटेरियल के सॉल्यूशन को फिल करा, और इसी दूसरे यूट्यूब में पैरामैग्नेटिक मटेरियल के सॉल्यूशन को फिल करा, और हमने क्या करा, इस यूट्यूब में एक मैग्नेटिक फील्ड सस्पेंड कर दी, मैग्नेटिक फील्ड इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड कर दिया। देखिए ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड पर लगा दी इसके दोनों तरफ, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। यहाँ पर भी नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। अब इसके अंदर सपोज ये लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है, यहाँ से भरा हुआ है, ये लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है। जैसे ही हमने मैग्नेट को एक्टिवेट करा, जैसे ही हमने मैग्नेट को एक्टिवेट करा, हम क्या देखते हैं, मैग्नेट को एक्टिवेट करने पर हम देखते हैं कि ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल है, ये इसका जो लेवल है, ये यहाँ की बजाय यहाँ पर आ जाता है, और ये वाला लेवल यहाँ से उठकर कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से उठकर यहाँ तक आ जाएगा। दिस इज द न्यू लेवल। यहाँ से नीचे आ गया, तो यहाँ से अगर नीचे आ गया तो कंप्रेस हो गई, यहाँ से उठना पड़ेगा इसको, तो ये वाला इसका न्यू लेवल है, ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से ये जो लेवल है ये नीचे चला जाएगा। तो इस मतलब मैंने आपको क्या बताया, ये खुद को मैग्नेटिक फील्ड से दूर ले जाना चाहता है। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड में था, यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड में था, तो जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट करी, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो मटेरियल ने क्या करा, मटेरियल खुद को मैग्नेटिक फील्ड से दूर ले गया, और कहां चला गया, एक ऐसी जगह चला गया जहां मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो या फिर ना हो। तो दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। अब इन मटेरियल्स में क्या होता है, ये मटेरियल को मैंने यहाँ पर सस्पेंड करके रखा था, ये मटेरियल को मैंने ऐसे, ये मटेरियल था, इनको मैंने ऐसे सस्पेंड करके रखा था, मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा दूर रखा था। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट किया, जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट किया, मैंने देखा इस मटेरियल का जो लेवल था ये ऊपर चढ़ गया, और यहाँ से ये लेवल डिक्रीज हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये खुद को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाना पसंद करता है, खुद को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाना पसंद करता है। दे मूव फ्रॉम weaker to stronger magnetic field. They move from weaker to stronger magnetic field. अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। सपोज ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है मैग्नेट का, और यहां पर हमारे पास एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अब मैंने आपको बताया डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, खुद को मैग्नेटिक फील्ड से दूर ले जाना चाहता है, दूर ले जाना चाहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सीधी जा रही थी, ये सीधी जाती जाती ये मटेरियल से दूर हो गई। ये देखिए ये मटेरियल से दूर हो गई और इस तरह से गई, यहाँ पर ये मटेरियल से ऐसे दूर हो गई और ये इस तरह से गई। ठीक है, दूसरी फील्ड लाइंस तो कुछ इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है। जिनको सीधा जाना चाहिए था वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायमैग्नेटिक मटेरियल से रिपेल हो गई,
डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के दूर से ही निकल गई, उसके अंदर एंटर करने की कोशिश इन्होंने नहीं करी। अब क्यों नहीं करी? क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाते हैं, इनको मैग्नेटिक फील्ड नहीं पसंद होता है और मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखिए ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से जाने देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर से जाने देते हैं और साथ साथ जो फील्ड लाइन दूर से जा रही थी उसको भी अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये जो दूर से जा रही थी उसको भी अपने अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पर हम क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम देखते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है? इसकी जो परमिएबिलिटी होती है ये 0 और 1 के बीच में रहती है। इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी में लिख रहा हूं, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज बिटवीन 0 एंड 1, स्लाइटली लेस देन 1 से कम होती है, 0 और 1 के बीच में रहती है। इसकी जो परमिएबिलिटी होती है किसकी? पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, इनकी जो परमिएबिलिटी होती है वो 1 से ज्यादा होती है। ये जो परमिएबिलिटी होती है, इनकी जो परमिएबिलिटी होती है म्यू आर, इट इज ग्रेटर देन 1 बट स्मॉलर देन 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन। यहां पर हमने एप्सिलॉन किसको कंसीडर करा है? एप्सिलॉन हमने एक बहुत छोटे नंबर को कंसीडर करा है, मतलब 1 से और एप्सिलॉन के बीच में रहती है। एप्सिलॉन कुड बी अ वेरी स्मॉल नंबर, एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर, इज अ स्मॉल नंबर। तो 1 या 1 से थोड़ी ज्यादा, इनकी परमिएबिलिटी कितनी होती है? 1 या 1 से थोड़ी ज्यादा। अब हम बात करते हैं एक स्पेशल लॉ की, जो भी है क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ, ये हमने डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में स्टडी करी है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की स्टडी करने से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ, क्यूरीज लॉ क्या कहता है? क्यूरीज लॉ कहता है कि मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। मैग्नेटाइजेशन जो होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी हमने कल भी बात करी थी। और ये कहता है कि मैग्नेटाइजेशन जो होता है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या करता है? टेम्परेचर इनके अलाइनमेंट को अपोज करता है, टेम्परेचर इनके अलाइनमेंट को अपोज करता है। मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक डायपोल्स को खुद की डायरेक्शन में अलाइन नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर क्या करता है? डायपोल्स के अलाइनमेंट को अपोज करता है। तो जब हमने इन दोनों को कंबाइन करा, हमने इन दोनों को जब कंबाइन करा तो हमने देखा m इट इज प्रोपोर्शनल टू h अपॉन t, h अपॉन t। 1 और 2 को कंबाइन करने से हमने देखा मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू h अपॉन t। जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया तो हमें एक मिला यहाँ पे कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? क्यूरीज कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई हम करते हैं। देखिए m अपॉन h इज इक्वल्स टू c अपॉन t, m अपॉन h इज इक्वल्स टू c अपॉन t। m अपॉन h हमने क्या पढ़ा था? याद करिए, हमने पढ़ा था m अपॉन h, हमने पढ़ा था m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h और m इज इक्वल्स टू psi h, ये कल हमने पढ़ा था। तो m अपॉन h किसके इक्वल हो जाएगा? m अपॉन h जो हो जाएगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये psi के इक्वल हो जाएगा। psi क्या है? ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? ये क्यूरीज कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर, क्यूरीज कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर। दिस इज क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ कहता है कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी, मैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। मैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कम होती जाएगी और ससेप्टिबिलिटी जो होती है, क्योंकि डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है, ये मैग्नेटाइजेशन को अपोज करता है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं ससेप्टिबिलिटी के
इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। किसकी? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? पैरामैग्नेटिक में देखिए ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से इसकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक आदमी बीमार था या कोल्ड के ज्यादा ससेप्टेबल था, उसको बहुत जल्दी ठंड लगती थी। अब हमने क्या कर दिया? हमने उसको दवाई दे दी। दवाई देने से क्या होगा? वो कोल्ड के लेस ससेप्टेबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो दवाई का काम कर रहा है। टेम्परेचर क्या कर रहा है? दवाई का काम कर रहा है। किसी मटेरियल को हमने टेम्परेचर दे दिया, किसी मटेरियल को अगर हमने टेम्परेचर दे दिया तो क्या हो गया? तो वो ससेप्टेबल कम हो गया। किसके कम ससेप्टेबल हो गया? मैग्नेटिक फील्ड के कम ससेप्टेबल हो गया, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ससेप्टेबिलिटी जो है वो वीकर हो जाती है। ये क्यूरीज ने ये जो लॉ दिया था, इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस में, ये बेसिस पर ये लॉ दिए गए, एक्सपेरिमेंट्स कर देखे, टेम्परेचर कम कर बढ़ाकर देखे गए और हमने देखा कि ससेप्टेबिलिटी पर क्या क्या इंपैक्ट आ रहा है। हमने फॉर सपोज ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल लिया, पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया, हमने देखा कि 27 डिग्री टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसके 10,000 डाइपोल्स खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करके 50 कर दिया, तो हमने देखा अब 10,000 की जगह वो सिर्फ 5,000 ही खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या हो गया? वो डिक्रीज हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती है। बस फर्क इतना सा रह जाता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को आप मैग्नीफाई कर दो। मैग्नीफाई करने का मतलब है उनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा बढ़ा दो, तो वो क्या बन जाती है? वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बन जाते हैं। देखिए, सपोज एक इंटरएटॉमिक बात हम करते हैं कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा था तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा था तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा था तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। पांचवा इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा था तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो था वो इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा था तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो क्या होता है? वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही नहीं बन रही। कहां से निकल के कहां जाएगी? ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में क्या होता है? हम देखते हैं एक छोटे वॉल्यूम पर कुछ मटेरियल्स या कुछ डाइपोल्स एक परमानेंट डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में भी कुछ डाइपोल्स जो हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। ये जो इनका हेड है, सपोज ये नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है, ये साउथ इंडिकेट कर रहा है, तो यहां से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। ठीक है, ये जो एटम का साइज, मतलब ये जो वॉल्यूम का साइज हो गया, ये वॉल्यूम काफी छोटा होता है। इस वॉल्यूम का ऑर्डर होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का साइज होता है या बात कर लेते हैं हम ऐसी स्पेस का साइज होता है 1 मिलीमीटर, जिसके अंदर डाइपोल्स जो हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। तो ऐसी स्पेस को, ऐसी जगहों को जहां पर डाइपोल एक परमानेंट डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। और डोमेन का साइज होता है 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर की रेंज में
कुछ डाइपोल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। 1 मिलीमीटर की रेंज में कुछ डाइपोल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। अब डोमेन को नेक्स्ट स्टेप में मैं एक एरो से शो करूंगा, डोमेन को मैं एक एरो से शो करूंगा इस तरह से, ठीक है। और एक डोमेन में अराउंड 10⁻11 एटम्स होते हैं। एक डोमेन में कितने एटम्स होते हैं? अराउंड 10⁻11 एटम्स। और डोमेन की खास बात क्या होती है? डोमेन की खास बात ये होती है कि इसके अंदर डाइपोल्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं, तो डोमेन के पास एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। किसके केस में बनते हैं ये डोमेन्स? ये बनते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के केस में। पर जब हम पूरे मटेरियल के वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, ये तो सिर्फ एक 1 मिलीमीटर के ऑर्डर की हमने बात करी। जब हम एक बड़े वॉल्यूम पे बात करते हैं, पूरे वॉल्यूम पे हम बात करते हैं, तो हमने देखा कि कुछ डोमेन जिसमें डाइपोल्स इस डायरेक्शन में अलाइन थे, फिर दूसरे डोमेन्स को देखा हमने तो डाइपोल्स इस डायरेक्शन में अलाइन थे, फिर तीसरे में देखा डाइपोल्स ऐसे अलाइन थे, चौथे में डाइपोल्स ऐसे अलाइन थे, पांचवें में ऐसे और छठे में ऐसे। तो हमने देखा कि ये डोमेन्स देखिए, नॉर्थ ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। नॉर्थ और साउथ, जो टेल है एरो का उसको साउथ कंसीडर करिए और एरो का जो हेड है उसको नॉर्थ कंसीडर करिए। तो नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो इसकी कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बन रही है। इसकी कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बन रही है। किस केस में है ये? एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ये इस तरह से अलाइंड रहते हैं डोमेन। जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड दे दी तो ये डोमेन्स ने खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। अब देखिए डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया कि फॉर सपोज यहाँ पर एक आयरन की नेल रखी हुई थी, इस नेल को ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस नेल से होकर नहीं गुजर रही थी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए नॉर्थ से घुसती है, साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। तो क्या है, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ ही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ तो इन्होंने एक लूप बना लिया, तो इसमें कोई नॉर्थ और साउथ नहीं है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये इसके अंदर से होकर नहीं गुजर रही है। बट जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे लिख देता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये नेल जो यहां पर रखी हुई थी, अब देखिए, अब ये डाइपोल्स ने खुद को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। अब इसके लिए आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ये साउथ और ये नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ से निकलकर साउथ में एंटर करती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये नेल से होकर गुजर रही है। अगर ये नेल से होकर गुजर रही है तो ये नेल को अट्रैक्ट भी कर पाएंगी। यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम इसके लिए नहीं बना पा रहे थे, तो नेल जो है, ये आयरन की जो नेल थी, ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बन रही थी। बट इस केस में जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा, इसके जो डोमेन्स थे इन्होंने खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। अब ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसके पास जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, क्योंकि इसके मैग्नेटिक डाइपोल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए और इसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल इंड्यूस हो गए। नॉर्थ और साउथ पोल के आते ही हम क्या बना सकते हैं? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती है? मैग्नेटिक फोर्स को शो करती है। अब अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो ये जो नेल है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ये होते हैं 1000 से ज्यादा। इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है 1000 से ज्यादा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक यूनिट वॉल्यूम में 1000 से ज्यादा डाइपोल्स खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। कल मैंने आपको बताया था जैसे मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और हमने देखा था कि ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करती है। तो m अपॉन h इज इक्वल्स टू क्या हो गया? इज इक्वल्स टू साई हो गया। तो मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन 1000, मतलब एक यूनिट मैग्नेटिक फील्ड आप देंगे तो उसके लिए जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो कितना हो जाएगा, वो 1000 से ज्यादा हो जाएगा। और इसकी जो परमिएबिलिटी होती है, इसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो कैसी होती है, वो भी 1000 से ज्यादा होती है। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज के सिमिलर होती है और मैग्नीफाइड होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो थी उनसे काफी ज्यादा, जैसे उसका जो ससेप्टिबिलिटी था वो ग्रेटर देन 1 था, 1 से थोड़ा ज्यादा था, और इसकी ससेप्टिबिलिटी देखिए इसका 1000 हो गया। और इसके लिए देखिए मैंने आपको बताया था कि ये 1 से ज्यादा, ये 1 और 1 से थोड़े ज्यादा के बीच में रहता है क्या, परमिएबिलिटी। बट यहाँ पर देखिए परमिएबिलिटी जो है वो 1000 से भी ज्यादा बड़ी है, ठीक है। अब एक और हम बात कर लेते हैं क्यूरीज टेम्परेचर की। क्यूरीज टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं कि मैंने बताया था कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है, मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फेरोमैग्नेटिक केस में क्या होता है, एक स्पेशल टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूरीज टेम्परेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर। इस टेम्परेचर से ज्यादा पर, इस टेम्परेचर से ज्यादा पर क्या हो जाएगा, इस टेम्परेचर से ज्यादा पर या फिर इस टेम्परेचर पर हम बोल सकते हैं ये या तो टीसी क्यूरीज टेम्परेचर पर या फिर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा पर क्या हो जाता है, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। T is equals to TC। TC मैंने क्या रखा है, TC is क्यूरीज टेम्परेचर, TC is क्यूरीज टेम्परेचर। तो क्यूरी ने टेम्परेचर दिया और बताया कि इस टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेटाइजेशन टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज होते होते इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके जो डाइपोल्स हैं अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पा रहे, बहुत कम डाइपोल्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो पा रहे, तो इसकी प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी, इसकी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जैसी होगी। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यूरीज टेम्परेचर पर क्या बन जाता है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है ये बन जाता है, ठीक है। और ग्राफ में बना देता हूं कि ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ससेप्टिबिलिटी जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। और एक इनफाइनाइट टेम्परेचर पर जाके ये अपनी सारी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है, सारी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है वो लूज कर देगा, मतलब एक भी डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन नहीं हो पाएगा। वो टेम्परेचर काफी बड़ा है, तो यहाँ पर हमने बस ऐसे लिखा है टेंडिंग टू 0, बट 0 को टच करते हुए नहीं दिखाया है। तो यहाँ पर दो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी ये कि मैग्नेटाइजेशन सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, मतलब H की वैल्यू पर सिर्फ डिपेंड नहीं करता, साथ ही साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि पास्ट में इस मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज किया गया था, कितनी बार मैग्नेटाइज किया गया था, इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो मटेरियल्स होते हैं ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मैग्नेटाइजेशन को भूलते नहीं है, मतलब कि अगर आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके डाइपोल्स खुद को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी थी H, तो इसने इसके 10 डाइपोल्स को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी ये 10 डाइपोल्स जो थे इन्होंने खुद को अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आने से रोक लिया, और इसके अंदर एक थोड़ी सी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई है। फिर जब हमने इसको उठाकर दूसरी जगह पर रखा जहां पर फील्ड स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने क्या करा, इसके अंदर बचे हुए डाइपोल्स को भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लिया। फॉर सपोज मान लीजिए अब 1000 डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो इसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल्स है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है वो कितने हो गए, 1010 डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन है। तो ये सिर्फ H पर डिपेंड नहीं करा, यहाँ पर H ने क्या करा, H ने कितने मैग्नेटिक डाइपोल्स को अलाइन करा, H ने सिर्फ 1000 डाइपोल्स को अलाइन करा, बट अभी हमारे पास अलाइन डाइपोल्स कितने, 1010। तो ये साथ साथ इस पर भी डिपेंड करता है कि पास्ट में इस मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज किया गया है और इसके पास कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पास्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हिस्टेरिसिस पढ़ेंगे, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए होता है कि इनको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हम करते हैं
तो मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज हम इतना ही करते हैं।